दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे स्टडी फॉर ऑप्शनल चैनल पर स्वागत है। हम आज से राजनीति विज्ञान के लेखकों के बारे में पढ़ेंगे जो हर बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में राजनीति विज्ञान ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम गौरव ग्रंथों के बारे में जानेंगे जिनसे जो उनके द्वारा लिखे गए, जिससे हमारी समझ बढ़ेगी। आपसे उम्मीद है आप इसे पूरा देखेंगे। राजनीति चिंतन का स्वरूप। राजनीतिक चिंतन का अर्थ भिन्न भिन्न राजनीति विचारक राजनीतिक समस्याओं के विषय में, राज्य और शासन के विषय में क्या सोचते आए हैं, इससे जुड़ी संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या क्या विचार प्रकट करते आए हैं, विचारों के उद्भव की ऐसी राजनीति एवं भौगोलिक विवरण भी सम्मिलित होता है जिसमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास का निर्माण उन महान कृतियों के संयोग से होता है जिनको हम गौरव ग्रंथ के रूप में जानते हैं। गौरव ग्रंथों के बारे में। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि के अध्ययन की परस्पर बहुत पुरानी है और इन विषयों को आदिकाल से मान्यता प्राप्त है। अर्थात गौरव ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसका उपयोग देश काल की सीमाओं से परे है, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए स्थायी महत्व की वस्तु है। गौरव ग्रंथों के बारे में लेखक डांटे जर्मीनो ने कहा है कि राजनीति के जो विवेचनात्मक ग्रंथ अपनी गहराई, अनोखी सूझबूझ, भव्य संकल्पनाओं, नवीन दृष्टि, उच्च स्तर के चिंतन के लिए विख्यात हैं। गौरव ग्रंथों के उदाहरण में प्लेटो की राज व्यवस्था, विधि व्यवस्था, अरस्तु की नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मैकियावेली की प्रिंस, लिवी पर वार्ता, लॉक का नागरिक शास्त्र पर दूसरा निबंध, मार्क्स की आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां आदि हैं। गौरव ग्रंथों की उपयोगिता। राजनीतिक दर्शन के गौरव ग्रंथ आज भी अपनी भव्य लेखन शैली और विलक्षण कथन योजना के कारण आज भी पढ़े जाते हैं। इनकी तुलना, चर्चा, आलोचना भी की जाती है। हम ग्रंथों के कथनों को धर्म ग्रंथों की तरह सदा प्रमाणिक और अपरिवर्तित नहीं मान सकते कि किस ग्रंथ में कौन सी बात सही है और कितनी गलत है। इसका निर्णय हम अपने अनुभव और तर्क बुद्धि के आधार पर करते हैं। अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत बार मानव प्रकृति, नागरिक दायित्वों और अधिकारों तथा न्याय के सिद्धांतों के बारे में कोई निर्णय करना पड़ता है। यदि हम ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर दें तो यह कार्य बहुत कठिन हो जाएगा। इन प्रश्नों पर अतीत का महान दार्शनिकों ने किस तरह विचार प्रकट किए, उनके आधार पर हमें अपने निर्णय पर पहुंचने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, जैसे प्रत्येक पीढ़ी को नया वाहन बनाने के लिए या नई मशीन बनाने के लिए पहिए का आविष्कार नहीं करना पड़ता, वैसे ही राजनीतिक तर्क प्रस्तुत करने के लिए संकल्पनाओं और नई शब्दावली का निर्माण नहीं करना पड़ता। अतः हम तर्क बुद्धि के आधार पर ही युग युगांतर से चली आ रही तर्क श्रृंखला को परख कर उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया कि क्षमा करने का गुण स्वतंत्र जनों में होता है, लेकिन आज के समय में दास प्रथा समाप्त हो चुकी है। अरस्तु के इस तर्क को परखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अरस्तु की सारी धारणाएं गोलमोल दिखाई देती हैं। इनकी तुलना इस आधार पर नहीं हो सकती कि शारीरिक शक्ति, बुद्धि, लब्धि, अभिक्षमता परीक्षण के आधार पर हो सकती है। इनमें भारी अंतर नहीं पाया जाता कि एक स्तर के लोग स्वामी और दूसरे स्तर के लोगों को दास बनाने योग्य माना जाए।
इमैनुअल कांट ने अरस्तु के मनुष्यों में भेद करने की प्रवृत्ति का खंडन किया और कहा, प्रत्येक मनुष्य केवल मानवता के नाते गरिमा से संपन्न होता है, जिसे किसी सांसारिक मूल्य से नहीं तोला जा सकता। प्रकृति ने किसी को किसी का दास नहीं बनाया। प्रत्येक मनुष्य साध्य है और अपने आप में किसी का कोई साध्य या साधन नहीं बन सकता। सब मनुष्य प्रकृति के स्वतंत्र हैं। कुछ आलोचक तर्क देते हैं कि पुराना राजनीतिक चिंतन जिन परिस्थितियों में दिया गया वह अब बदल चुकी हैं। आज के युग में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। ऐसा चिंतन राजनीतिक साहित्यों परिस्थितियों की देन है। किसी भी महान विचारक के चिंतन का बहुत बड़ा हिस्सा उस समय के सत्य की अभिव्यक्ति होता है और उसका विस्तृत विश्लेषण करके हम उसके सर्वकालीन अंश की पहचान कर सकते हैं और इसी आधार पर अपने राजनीतिक तर्क का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लूटो ने आदर्श राज्य की संकल्पना दी। उसे हम कल्पना लोक या का चित्र मानकर अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसने लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिज्ञों की चालबाजियों का जो विवरण दिया है वह भी आज सही मालूम होता है। लॉक के चिंतन में हमें संपत्ति के अधिकार के दार्शनिक आधार का विवरण प्राप्त होता है, जो पूंजीवाद व्यवस्था को सहारा देने के लिए जरूरी था। आज हम लॉक की तरह संपत्ति के अधिकार को परम पावन नहीं तो नहीं मानते, लेकिन उसने सरकार को एक न्याय के रूप में स्थापित करके संविधानवाद का जो आधार प्रस्तुत किया उसे आज हम महत्वपूर्ण समझते हैं। हेगल के चिंतन में हमें नागरिक समाज के अंतर्गत राजनीतिक दायित्वों को जो आधार मिलता है वह आज भी सार्थक है। हालांकि उसने राष्ट्र राज्य का जो गौरव ज्ञान प्राप्त किया है उसे हम ज्यों के त्यों स्वीकार नहीं कर सकते। समकालीन समाज की समस्याओं के विश्लेषण के लिए हम संकल्पना का प्रयोग करते हुए मार्क्यूजे ने तर्क दिया कि आज के पूंजीवाद के अंतर्गत राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व स्थापित हो गया है, जबकि साम्यवाद के अंतर्गत नागरिक समाज पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। अरस्तु ने लोकतंत्र की परिभाषा निर्धन बहुमत के शासन के रूप में देकर उसकी त्रुटियों की ओर संकेत किया था। राजनीति दर्शन में जिन संकल्पनाओं का प्रयोग होता है वे निरंतर चर्चा परिचर्चा का विषय बनी रहती हैं और नए चिंतन का आधार का काम करती हैं। राजनीति के गौरव ग्रंथों के माध्यम से हमें समस्याओं के विश्लेषण के लिए और अपने राजनीतिक तर्क के निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता मिलती है। डांटे जर्मेनिनो की यह टिप्पणी
डांटे जर्मेनिनो ने राजनीति विज्ञान की एक ऐसी संकल्पना के बारे में सोचना यार डांटे जर्मेनिनो ने एक टिप्पणी की है, राजनीति विज्ञान की एक भी ऐसी संकल्पना के बारे में सोचना मुश्किल है कि जिसकी बुनियाद राजनीतिक दर्शन ने के किसी न किसी गौरव ग्रंथ में न मिलती हो। पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति शब्द यूनानियों की देन है। उपनिवेशवाद यह वह स्थिति होती है जिसमें कोई उन्नत एवं शक्तिशाली राष्ट्र किसी पिछड़े हुए देश पर अपना प्रभुत्व और प्रशासन स्थापित कर लेता है और अपने राष्ट्रजनों को वहां बसा देता है ताकि वहां के उच्च प्रशासनिक पदों पर मूल्यवान संसाधनों पर उसका नियंत्रण रहे और उपनिवेशवादी राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य अन्य देशों की प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का दोहन करना होता है ताकि वह अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था को शक्ति और मजबूत कर सके। बुर्जुआ पूंजीवाद के अंतर्गत यह वर्ग उत्पादन के प्रमुख साधनों और भूमि खनिज वन संपदा और पूंजी पर अपना स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित करके निजी लाभ के लिए उसका प्रयोग करता है। कूटनीति वह गतिविधि जिसके अंतर्गत एक देश का प्रतिनिधि दूसरे देश के साथ समझौता वार्ता चलाते समय अपने राष्ट्रीय हित को लगातार ध्यान में रखता है और इसके लिए पूर्ति के विशेष में व्यापार कुशल परिचय देता है। स्वेच्छातंत्रवाद राजनीति का एक समकालीन सिद्धांत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। यह सिद्धांत कल्याणकारी राज्य का खंडन करते हुए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता का मूल मंत्र मानता है और व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। समतावाद राजनीति का एक समकालीन सिद्धांत जो समानता को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है कि मनुष्यों को समान अवसर, अधिकार या लाभ प्रदान करते समय इस कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए कोई तार्किक आधार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल विषमता या भेदभाव को उचित ठहराने के लिए उपयुक्त तार्किक आधार ढूंढना जरूरी होगा। धर्म मीमांसा ज्ञान की वह शाखा
जिसमें ईश्वर और सृष्टि के बारे में धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें सृष्टि की सब घटनाओं की व्याख्या के लिए अलौकिक तत्वों और शक्तियों की चर्चा भी की जाती है। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें यह विचार करते हैं कि सृष्टि का कोई पदार्थ अस्तित्व है या नहीं, यदि वह कुछ है तो क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अनुभवातीत ज्ञान का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अनुभव मूल्य के आधार पर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। राजनीतिक सिद्धांत के विचार। राजनीति के विभिन्न पक्षों का व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। अब इस शब्द का प्रयोग कुछ कम हो गया है। कुछ लोग राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन शब्द को पर्याय के रूप में करते हैं। राजनीतिक चिंतन का अर्थ भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारक राजनीतिक समस्याओं के विषय में, राज्य और शासन की प्रकृति के उद्देश्य के विषय में और इनसे जुड़ी संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए विचार प्रकट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का प्रयोग राजनीतिक दर्शन के पर्याय के रूप में किया जाता है। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत राजनीति के नैतिक तथा तात्विक पक्षों का विश्लेषण किया जाता है। 1950-1960 के दशकों में राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में जो विस्तृत चर्चा चली, उसका लक्ष्य राजनीतिक दर्शन के हौस का संकेत देना था। परंतु जो लोग राजनीतिक दर्शन को लक्ष्य करके राजनीतिक हौस की बात कर रहे थे, वही लोग राजनीति विज्ञान को लक्ष्य करके राजनीतिक सिद्धांत को नया रूप देने की भी कोशिश कर रहे थे। प्रत्यक्षवाद और नव प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की नींव ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए रखी। तब उसने दर्शन और विज्ञान की प्रकृति में कोई नया अंतर नहीं किया। इन दोनों को प्रामाणिक ज्ञान का स्रोत मानते हुए कॉम्टे ने इन्हें केवल धर्म मीमांसा और तत्व मीमांसा से अलग करने का सुझाव दिया। प्रत्यक्षवाद केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को प्रासंगिक विश्वास प्रामाणिक मानता है। कॉम्टे का विश्वास था कि विज्ञान का सरोकार केवल तत्वों के ज्ञान से नहीं है, वह मूल्यों का ज्ञान भी प्रदान करता है। ज्ञान होने पर कर्तव्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है। तथ्य और मूल्य एक ही मूल्य के सिक्के के पहलू हैं, इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होती। 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में प्रत्यक्षवाद की नई संकल्पना आई, जिसे नव प्रत्यक्षवाद या तार्किक प्रत्यक्षवाद कहते हैं, जिसके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का सरोकार केवल तथ्यों के अन्वेषण से है, इसमें मूल्यों के अन्वेषण की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नव प्रत्यक्षवादियों का तर्क है कि हमें केवल उसी ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए जिसे प्राकृतिक विज्ञानों की कठिन और कठोर पद्धति से प्राप्त किया जाता हो, क्योंकि मूल्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर इस पद्धति से प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए उनके बारे में विश्वस्त ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मूल्यों का अन्वेषण का प्रत्यय ही व्यर्थ का प्रयास है। समकालीन प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत केवल अनुभव मूलक तथा तार्किक मूलक कथन ही को मान्यता दी जाती है, क्योंकि उसकी पुष्टि और सत्यापन संभव है।
19 व्यवहारवाद का उदय। व्यवहारवाद का उदय 1950 के दशक में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवाद की नींव रखी गई। अमेरिका में यह आंदोलन अप्रत्यक्षवाद की मान्यताओं से प्रभावित था। इसमें कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन उन्हीं विषयों तक सीमित रखना चाहिए जिनका अन्वेषण वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, जैसे कि मतदाताओं, विधायकों, मंत्रियों और राजनीतिक दलों के सदस्यों, नेताओं आदि का व्यवहार ही राजनीति विज्ञान के लिए अध्ययन का विषय है। क्योंकि परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक दार्शनिक से जुड़े विषय जैसे अमूर्त सिद्धांतों और संकल्पनाओं, नैतिक निर्णयों के प्रश्नों आदि पर विशेष बल दिया जाता था। इसलिए अमेरिका के अनेक लेखकों ने घोषणा की दी कि अब राजनीति सिद्धांत का युग समाप्त हो चुका है। इसी को राजनीति सिद्धांत के होश की संज्ञा दी जाती है। अमेरिका के राजनीति विज्ञान डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक विज्ञान की दशा का अन्वेषण में दावा किया कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए चिरसम्मत ग्रंथों और राजनीति विचारों के इतिहास की परंपरा में से संयुक्त करना जरूरी है। ईस्टन ने अर्थशास्त्र वेत्ताओं और समाज वैज्ञानिकों ने तो मनुष्य के यथार्थ व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है, परंतु राजनीति वैज्ञानिक इस मामले में पिछड़े रहे हैं। इन्होंने फासिज्म और कम्युनिज्म के उदय और अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त संसाधन और उपकरण भी विकसित नहीं किए। ईस्टन ने राजनीति वैज्ञानिकों को यह सलाह दी कि उन्हें अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ मिलकर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का निर्माण करना चाहिए, ताकि उन्हें भी अपने निर्णय प्रक्रिया में उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सके। ईस्टन ने 1.5 दशक बाद अपना दृष्टिकोण बदल लिया। 1969 में ईस्टन ने राजनीति विज्ञान की व्यवहारवादी क्रांति को एक नया मोड़ देते हुए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी। उत्तर व्यवहारवाद वह आंदोलन है जिसके अंतर्गत व्यवहारवाद की उपलब्धियों को समाहित करते हुए उन्हें मानव मूल्यों के साथ जोड़ा जाता है और मानव जीवन के साध्यों की सिद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। इसके प्रभाव से आधुनिक सिद्धांतकारों के मन में परंपरागत राजनीति चिंतन के प्रति फिर से अभिरुचि पैदा हो गई। राजनीति विज्ञान को उन प्रश्नों का उत्तर देने हैं जिनका उत्तर देने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की तर्क प्रणाली असमर्थ है। वर्तमान लोकतंत्र का सक्रिय रूप ही उस उत्तम समाज की निकटतम अभिव्यक्ति है। अतः अब इस विषय पर सारी बहस बेकार है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का दावा करने वाले विचारक राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप में देने के लिए राजनीतिक अन्वेषण की दार्शनिक परंपरा से नाता तोड़ने की वकालत कर रहे थे, परंतु राजनीतिक दर्शन में आस्था रखने वाले विचारकों ने उनके इस दावे को कभी स्वीकार नहीं किया। राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका को समझने के लिए उसे राजनीतिक दर्शन के रूप में पहचानना चाहिए। यह उन सिद्धांतों का आलोचना अध्ययन है जिसमें मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व को सही रूप में ढालने का प्रयत्न किया जाता है। मार्क्यूजे के अनुसार जब सामाजिक विज्ञान की भाषा की प्रकृति विज्ञान की भाषा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करते हैं, तब वह यथास्थिति का समर्थक बन जाता है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा ही संक्रियाओं और व्यवहार के रूप में दी जाती है जिसका निरीक्षण और परिमापन किया जा सकता हो। इस तरह वैज्ञानिक भाषा में आलोचनात्मक दृष्टि की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उदाहरण के लिए किसी
निर्वाचन व्यवहार का निरीक्षण करते समय जब मतदान करने वालों की संख्या के आधार पर जन सहभागिता का अनुमान लगाया जाता है, तब यह प्रश्न उठने की गुंजाइश नहीं रहती कि निर्वाचन की वर्तमान प्रक्रिया लोकतंत्र की भावना को किस हद तक सार्थक करती है या नहीं करती। ऐसी अध्ययन प्रणाली अपना लेने पर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अन्वेषण का साधन नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक नियंत्रण का साधन बन जाता है। हर्बर्ट मार्क्यूजे और यूगेन हेबरमास ने समकालीन पूंजीवाद की आलोचना करते हुए अनुभव मूलक निरीक्षण की गहन अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। अब यह स्वीकार किया जाता है कि राजनीतिक विज्ञान हमें सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अपने संसाधनों को परिष्कृत करने में सहायता देता है, परंतु साध्यों की तलाश के लिए हमें राजनीतिक दर्शन की शरण में जाना पड़ेगा। साध्य और साधन परस्पर आश्रित हैं, इसलिए राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान का परस्पर पूरक भूमिका निभाते हैं। राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन निरंतर अन्वेषण के विषय हैं, इनकी उपयोगिता कभी कम नहीं होगी। इनमें से भी किसी का भी होश हमारी अपनी असावधानी का परिणाम होगा। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व इसलिए है कि सार्वजनिक जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है। ऐसी संस्थाओं एवं प्रकृतियों का पता लगाता है जो उन लक्ष्यों की सिद्धि में सहायक हो। ज्ञान विज्ञान की कोई भी अन्य शाखा यह कार्य नहीं करती। राजनीतिक सिद्धांत के विचार क्षेत्र में विज्ञान और दर्शन का जैसा मणिकंचन संयोग देखने को मिलता है, वैसा अन्य कहीं नहीं है। प्राचीन अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को परम विद्या और सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि वह अन्य सब विद्याओं की उपलब्धियों को सदा जीवन से सिद्धि के लिए नियोजित करता है। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति जिसमें वस्तु स्थिति या तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते समय उनमें परस्पर संबंध का पता लगाने का प्रयास करते हैं। यह तथ्यों के निरीक्षण के नियमों का अन्वेषण का क्षेत्र है। इसका दिया वस्तु की स्थिति के बारे में विश्वास ज्ञान अर्जित करना है। राजनीति के अध्ययन में इस पद्धति के प्रयोग से राजनीति विज्ञान का जन्म होता है। अनुभवी मूलक कथन ऐसा कथन जो हमारी ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के अनुभव पर आधारित हो। सामान्य अवस्था में सब मनुष्य बाहरी जगत के निरीक्षण की एक जारी क्षमता रखते हैं। हम अपने अनुभवों को दूसरे अनुभव से मिलाकर पुष्टि और सत्यापन कर सकते हैं। तार्किक कथन ऐसा कथन जिसे हम अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर स्वीकार करते हैं, जैसे तार्किक कथन ऐसा कथन जिसे हम अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर स्वीकार करते हैं, जैसे 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य एक जैसी तर्क बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। हम किसी तर्क के कथन को अपनी तर्क बुद्धि के में रखकर ग्रहण या अग्रहण कर सकते हैं। मूल्य कथन परक ऐसा कथन जो शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित, सुंदर और कुरूप से संबंधित निर्णय को व्यक्त करता है। मूल्य का अर्थ है कि वह मापदंड जिसके आधार पर हम किसी वस्तु या विचार को सूचित या सुंदर मानकर करते हैं। फासिज्म और कम्युनिज्म यह प्रणाली 20वीं शताब्दी में शुरू के दशकों में विकसित हुई थी। फासिज्म की मुख्य उन्नति बेनितो मुसोलिनी ने की थी, जिसने इटली में फासिस्ट प्रणाली स्थापित की। यह विचारधारा अपने नागरिकों से राष्ट्र के प्रति अंधभक्ति की मांग करती है। कम्युनिज्म का मुख्य प्रवक्ता I.V. लेनिन था, जिसने कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर सोवियत रूस में यह प्रणाली स्थापित की कि इसमें निजी संपत्ति को समाप्त करके उत्पादन के प्रमुख साधनों पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है और
नागरिकों की बुनियादी आवश्यकता पूरी करने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु उनके संपूर्ण जीवन पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। उदार लोकतंत्र, यह आधुनिक लोकतंत्र का सामान्य रूप है। इसमें राजनीति पद किसी विशिष्ट वर्ग की बापौती नहीं माने जाते। राजनीतिक सत्ता के लिए एक से अधिक राजनीतिक दलों में मुक्त प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश रखी जाती है। वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव किए जाते हैं। चूंकि न्यायपालिका की स्वाधीनता को विशेष महत्व दिया जाता है, नागरिक स्वतंत्रता की विस्तृत व्यवस्था की जाती है। गौरव ग्रंथों की व्याख्या में समस्याएं। जब हम आज के युग में राजनीतिक सिद्धांत के युगों पुराने भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए गौरव ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उनकी व्याख्या के संदर्भ में अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। राजनीतिक सिद्धांत स्वयं मानव प्रकृति, मानव समाज और राजनीति विविध व्याख्याओं को से जन्म लेता है, जिनके बारे में कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं विकसित हो पाए हैं। हमारे पास ऐसे कोई प्रमाणिक मानदंड नहीं हो सकते जिनकी सहायता से हम किसी विशेष सिद्धांत को अंतिम रूप से मान्य या अमान्य ठहरा सकें। राजनीति के गौरव ग्रंथ अनेक युगों में, अनेक भाषाओं में और अनेक संस्कृतियों के संदर्भ में लिखे गए हैं। हम उनके आधार पर विश्वजनीय सत्य को समझना चाहते हैं और अपनी भाषा में व्यक्त करना चाहते हैं। यह एक सचमुच कठिन कार्य है। कभी कभी एक ही भाषा का कोई शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त करता है। जैसे देश देशांतर और युग युगांतर की यात्रा करते करते कोई शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं में अनेक रूप परिवर्तन कर सकता है। अतः जब हमारी भाषा तक पहुंचता है तो उसका मूल अर्थ और जटिल हो जाता है। उदाहरण के लिए सत्ता शब्द को ले सकते हैं। अरस्तु ने लिखा था कि संदर्भ बदल जाने पर सत्ता का स्वरूप भी बदल जाता है। सार्वजनिक जीवन में कोई राजमर्मज्ञ जिस सत्ता का प्रयोग करता है वह राजनीतिक कोर्ट में आती है। कोई स्वामी अपने दास पर या कोई गृह स्वामी अपने परिवार के सदस्यों पर जिस सत्ता का प्रयोग करता है वह राजनीतिक सत्ता से भिन्न भिन्न होती है। अरस्तु ने दास के संदर्भ में स्वामी की सत्ता सर्वथा निरंकुश होती है, लेकिन नागरिकों के संदर्भ में शासक की सत्ता संविधान में निहित नियमों से बंधी रहती है, अतः वह निरंकुश नहीं हो सकती। अरस्तु के इस तर्क को आधुनिक युग में ले जाएं तो इसमें और भी कई तरह की जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। राजनीति के अंतर्गत जब हम सामान्य भाषा के किसी शब्द को तकनीक शब्दावली से में प्रयुक्त करते हैं तो उसके पारिभाषिक अर्थ को स्थिर करना जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें एक युग का दार्शनिक एक अर्थ में प्रयुक्त करता है, परंतु दूसरे युग का दार्शनिक अपने सिद्धांत के निरूपण के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग दूसरे अर्थ में करता है। उदाहरण के लिए प्लूटो और अरस्तु ने जहाँ जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किया वहाँ उनका सरोकार नगर राज्य से था। हम राष्ट्र राज्य को ध्यान में रखकर राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। प्लूटो और अरस्तु ने जहाँ लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया उनका अभिप्राय ऐसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र से था जिनमें गिने लोगों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे। वे सब मिलकर अपना शासन चलाते थे। आज हम इस शब्द का प्रयोग प्रतिनिधि लोकतंत्र के अर्थ में करते हैं, जिसे देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने शासक चुनने और अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का अधिकार होता है। अरस्तु ने ज्ञान या विज्ञान के दो स्तरों की पहचान की। उच्च स्तर के ज्ञान को उसने सिद्धांत की संज्ञा दी। इसका ध्येय सृष्टि के रहस्य को समझना है जो कि अपने आप में साध्य है। सिद्धांत को ज्ञान के लिए ज्ञान की कोटि में रखा जाता है। निम्न स्तर के ज्ञान को व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। यह अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक ज्ञान है जो विशेष परिस्थितियों में विशेष समस्या को सुलझाने का साधन है।
अरस्तु ने सिद्धांत और व्यवहार के द्वंद्व मान्यता देते हुए सिद्धांत को महान उद्देश्य के साथ जोड़ा है और व्यवहार को तुच्छ माना है। हेगेल ने चेतना को सृष्टि का सार तत्व और विकास की प्रेरक शक्ति मानते हुए विचार रखा कि चेतना अलगाव की विभिन्न अवस्थाएं पार करते हुए उत्तरोत्तर उन्नत रूप में डलती जाती हैं, जिससे मानव का विकास होता है। चेतना की यात्रा वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती है। वाद से अलगाव के कारण ही प्रतिवाद अस्तित्व में आता है। वाद और प्रतिवाद में तनाव और टकराव के कारण ही संवाद का उदय हो जाता है। जब तक यात्रा परम चैतन्य की अवस्था में नहीं पहुंच जाती, तब तक संवाद अपनी अवस्था में स्थिर नहीं रह पाता, फिर नए वाद की स्थिति में आ जाता है। उसमें फिर अलगाववाद पैदा होता है, जिससे प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। इस तरह हेगल ने अलगाव को एक सकारात्मक तत्व के रूप में देखा है। मार्क्स ने विकास की व्याख्या के लिए हेगल के इस विचार को तो अपना लिया कि विकास की प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्था को पार करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन सृष्टि के सार तत्व की संकल्पना करते समय उसने हेगल के चेतनावाद को ही जड़ की जगह जड़वाद या भौतिकवाद का सहारा लिया। लेकिन मार्क्स ने सामाजिक विकास की नई व्याख्या प्रस्तुत की। अलगाववाद ऐसा तत्व है जो मानवीय क्षमताओं के विकास में बाधक है। इसके निराकरण के लिए पूंजीवाद को धराशायी करना जरूरी होता है। कभी कभी अनेक लेखक भिन्न भिन्न अर्थ का संकेत देने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसी हालत में शब्द संरचना से अर्थ संरचना की ओर अग्रसर होना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए प्लूटो ने वर्ग शब्द का प्रयोग सामाजिक संरचना के उन हिस्सों को संकेत देने के लिए किया जिनके स्वभाव से में तृष्णा, मनोवेग या ज्ञान, इन तीन तत्वों से किसी एक की प्रधानता पाई जाती है। इस दृष्टि से उसने व्यापारी, सैनिक और दार्शनिक इन तीनों की पहचान की। लेकिन मार्क्स ने इस शब्द का प्रयोग सामाजिक जीवन के उन हिस्सों का संकेत देने के लिए किया जिनमें एक समूह उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, जबकि दूसरा समूह अपनी श्रम शक्ति के बल पर जीवन निर्वाह करने को विवश हो जाता है। इस तरह समाज में धनवान और निर्धन वर्ग अस्तित्व में आते हैं, जो प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्गों की भूमिका निभाते हैं। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक विकास के भिन्न भिन्न चरणों में ये वर्ग भिन्न भिन्न रूप में देखने को मिलते हैं। प्राचीन युग में दास प्रणाली के अंतर्गत ये वर्ग स्वामी और दास के रूप में प्रकट होते थे। मध्य युग में सामंतवाद के अंतर्गत ये जमींदार और किसान के रूप में, और आधुनिक युग से जुड़े पूंजीवाद के अंतर्गत ये पूंजीवाद और कामगार के रूप में पहचाने जाते हैं। कई बार कोई लेखक अपने युग की परिस्थितियों के संदर्भ में किसी विशेष शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन वर्तमान युग में वह शब्द किसी अन्य अर्थ का संकेत भी देता है। ऐसी हालत में लेखक के मूल अभिप्राय को ग्रहण करना कठिन हो जाता है। गौरव ग्रंथ की व्याख्या करते समय इस तरह का संदेह पैदा हो जाए तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जिस युग में जिस संस्कृति के अंतर्गत वह ग्रंथ लिखा गया है, उस युग और संस्कृति के अंतर्गत उस शब्द का क्या अर्थ लगाया जाता था। लेकिन इस मामले में उस शब्द की सही व्याख्या इस बात पर निर्भर है कि हमें उस युग की ऐतिहासिक परिस्थितियों और संस्कृति के बारे में कितनी जानकारी है। जैसे जैसे हमारी सामाजिक चेतना विकसित होती है, वैसे वैसे पुराने गौरव ग्रंथों की व्याख्या में नए आयाम जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लूटो ने योग्यता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष को समान मानते हुए दोनों को संरक्षक वर्ग में रखने का समर्थन किया था। यह बात उस युग की सामाजिक चेतना के अनुरूप नहीं थी।
प्लूटो का प्रसिद्ध शिष्य अरस्तु अपने गुरु के इस आमूल परिवर्तन दृष्टिकोण की सराहना नहीं कर पाया। अरस्तु स्वयं रूढ़िवादी था। उसने स्त्री पुरुष की समानता का खंडन करते हुए इस मामले में प्लूटो की मान्यताओं को तीव्र आलोचना की। लेकिन आज के युग में नारीवाद का विचार प्रभुत्वशाली आंदोलन के रूप में उभरा है। अब स्त्री पुरुष की समानता के बारे में प्लूटो की मान्यता को फिर से सराहा जा रहा है। अनेक दार्शनिक अपने तर्क बल के देने के लिए विरोधाभास अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अरस्तु ने कहा कि राज्य मनुष्य का पूर्ववर्ती है। अरस्तु मनुष्य और राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक क्रम नहीं रखा रहा। ऐसा कहते समय अरस्तु मनुष्य और राज्य की उत्पत्ति को ऐतिहासिक क्रम में नहीं रख रहा है, लेकिन उसका तात्पर्य यह है कि राज्य के निर्माण से पहले मनुष्य पशु होता है। राज्य में रहकर वह सही अर्थ में मनुष्य बनता है। राज्य एक बड़ी इकाई है। सभ्य मनुष्य उसका एक अंग है। जैसे हाथ की कल्पना करने से पहले संपूर्ण शरीर की कल्पना करनी पड़ती है, वैसे ही सभ्य मनुष्य की कल्पना करने से पहले राज्य की कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए राज्य मनुष्य का पूर्ववर्ती है। रूसो के इस कथन पर विचार करें तो मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। रूसो स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं लगाता कि मनुष्य का जो चाहे उसे करने की छूट दे देनी चाहिए। उसके विचार से मनुष्य स्वतंत्रता का वह मार्ग है जो मनुष्य को परम ज्ञान कल्याण की ओर ले जाता है। यदि उसका मन इस मार्ग से हटकर चलने को करता है तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए विवश करना होगा। इसी अर्थ में मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। चेतनावाद। इस जगत में जिन भी वस्तुओं का अस्तित्व है वह सभी भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि विचार तत्वों में मानसिक वस्तुएं हैं। इनमें विचार तत्व में विकास की क्षमता अंतर्निहित होती है। G.L.W.F. हेगल को चेतनावाद का प्रमुख उन्नतिकार माना जाता है। जड़वाद भौतिकवाद। मान्यता है कि सृष्टि का सार तत्व जड़ तत्व या पदार्थ है। चेतना का कोई स्वाधीन अस्तित्व नहीं होता। यह केवल जड़ तत्व की विशेषता की अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। जड़ तत्व में विकास की क्षमता पाई जाती है, जिसमें भिन्न भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं का जन्म होता है। ऐसी प्रत्येक व्यवस्था किसी विशेष उत्पादन के साथ जुड़ी रहती है। आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स को जड़वाद का प्रमुख प्रवक्ता मानते हैं। गौरव ग्रंथों की व्याख्या के विभिन्न उपागम। गौरव ग्रंथों की व्याख्या के किसी विशेष उपागम का चयन करते समय हम यह निर्णय करते हैं कि किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहेंगे और इसके लिए किस तरह की आधार सामग्री का अध्ययन करना जरूरी होगा। गौरव ग्रंथों की व्याख्या के लिए 5 उपागम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें पहला है शब्दार्थ मीमांस उपागम, दूसरा है जीवनी मूलक उपागम, तीसरा है ऐतिहासिक उपागम, फिर दार्शनिक उपागम, संश्लेषणात्मक उपागम। शब्दार्थ मीमांसा के बारे में जिसमें अध्ययन के किसी विषय को स्पष्ट करते हैं उसे सार्थक मानते हैं। यह विषय कोई पाठ है, ये विषय या उससे मिलती जुलती वस्तु होना चाहिए जो किसी न किसी तरह से उलझा हुआ हो, अधूरा और धुंधला हो, किसी न किसी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ हो और गूढ़ हो। इसकी व्याख्या का उद्देश्य सुसंगति और सार्थकता को प्रकाश में लाना है। शब्द योजना को ध्यान में रखकर उसके गूढ़ अर्थ का पता लगाया जाता है। और सत्ता मीमांसात्मक शब्दार्थ मीमांसा के अंतर्गत लेखक का अभिप्राय
का का पता लगाने के लिए उसके चिंतन से जुड़े दार्शनिक दृष्टिकोण की छानबीन की जाती है। इस अन्वेषण पद्धति के अंतर्गत विश्व को केवल भौतिक जगत में रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे मानवीय चिंतन और कर्म का विषय माना जाता है। रूसो ने अपनी विख्यात पुस्तक सामाजिक अनुबंध के शुरुआत में लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक साम्यवादी घोषणा के अंत में लिखा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं खोना है। रूसो की दृष्टि से जंजीरें उन कायदे कानूनों के बंधन हैं जो मनुष्य की प्रकृति स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। वह इन बंधनों का पुनः निर्माण करके उन्हें ऐसा रूप देना चाहता है जिसमें मनुष्य अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को नए रूप में नागरिक स्वतंत्रता के रूप में फिर से प्राप्त कर सके, इस तरह सुरक्षित अनुभव कर सके जिससे पूंजीपति वर्ग ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कामगार वर्ग को बांध कर रखा है। मार्क्स सब कामगारों को संगठित करना चाहता है ताकि वे इन बंधनों को तोड़ डालें और स्वतंत्र का अनुभव करें। जीवनी मूलक उपागम के अंतर्गत प्रस्तुत ग्रंथ कब लिखा गया, उसके व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अनुभव, उसके अपने जीवन के उतार चढ़ाव इत्यादि इसकी रचना में किस तरह से प्रतिबंधित हुए हैं। उदाहरण के लिए हम जब प्राचीन प्लूटो की रचनाओं की व्याख्या के लिए जीवनी मूलक का उपागम करते हैं तब हम उसके जीवन के घटनाक्रम पर विचार करते हैं। गौरव ग्रंथों के संपूर्ण कथन को उनके रचनाकार के व्यक्तित्व जीवन के इतिहास के साथ जोड़ना तर्कसंगत नहीं है। गौरव ग्रंथ का मुख्य लक्षण यह है कि उसका कथन देश, काल और विशेष व्यक्ति के अनुभव की सीमाओं से परे होता है। यदि उसकी व्याख्या करते समय अन्य बातों के साथ साथ लेखक के जीवन की घटनाओं पर भी विचार कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। किसी लेखक के प्रत्येक तर्क को उसके जीवन की घटना, उसके स्वभाव की किसी विशेषता या स्वास्थ्य की विकृति के साथ जोड़ना हास्यास्पद हो सकता है। किसी लेखक का चिंतन जिन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हो, उसकी छानबीन करते समय उसकी व्याख्या अत्यधिक सार्थक हो जाती है। उदाहरण के लिए हॉब्स ने इंग्लैंड के 1642 के गृह युद्ध की पुनरावृत्ति के डर से पूर्ण सत्तावाद का समर्थन किया। लॉक ने इंग्लैंड की 1688 की गौरवमय क्रांति से प्रेरित होकर संवैधानिक शासन को समर्थन दिया। ऐतिहासिक घटनाक्रमों के साथ राजनीतिक चिंतन का यह संबंध ऐतिहासिक उपागम के निकट आ जाता है। ऐतिहासिक उपागम के सार्थक यह तर्क देते हैं कि संसार में कोई शाश्वत मूल्य नहीं होते। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो मूल्य स्थापित किए जाते हैं वे किसी विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में ही मान्य या अमान्य होते हैं। किसी सिद्धांत की प्रामाणिकता उसके ऐतिहासिक संदर्भ में निर्धारित करनी चाहिए, उसकी आंतरिक तार्किक सुसंगति के आधार पर नहीं। यदि हम गौरव ग्रंथों का मूल्यांकन उनके उपयुक्त ऐतिहासिक संदर्भ में करें तो इनके बारे में इतने गहरे मतभेद सामने नहीं आएंगे। मैकियावेली का दर्शन अनैतिकता का समर्थन नहीं करता, बल्कि संकेत देता है कि जिस देश के लोग अपने अत्यंत स्वार्थी, लालची व धूर्त हों,
और बाहर से कोई दुश्मन उस पर आंख गड़ाए बैठे हों। वहाँ राष्ट्र शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। इसी तरह होब्स का दर्शन भी भय और असुरक्षा से ग्रस्त देश के जनसाधारण की सहमति से राष्ट्रीय शक्ति को संगठित करने की राह दिखाता है। होब्स कानून और व्यवस्था परवक राज्य से है। यदि हम किसी विशेष गौरव ग्रंथ के आधार पर इतिहास का विश्लेषण करना चाहें तो वह अपने युग के संपूर्ण परिदृश्य की व्याख्या नहीं कर सकता। उसे ऐतिहासिक ज्ञान के भिन्न भिन्न स्रोतों में से केवल एक स्रोत को ही मानना उपयुक्त होगा। दार्शनिक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत हम यह निर्णय करते हैं कि प्रस्तुत गौरव ग्रंथ में जो सिद्धांत दिए गए हैं वे कितने तर्कसंगत, युक्तियुक्त और प्रमाणिक हैं। किसी सिद्धांत को किस किस आधार पर मान्य या अमान्य ठहरा सकते हैं। इसमें दो दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहला है फल निरपेक्ष दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत यह मांग की जाती है कि लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपेक्षित प्रक्रिया युक्तियुक्त होनी चाहिए और उससे जुड़े नियमों का सही सही पालन होना चाहिए। इसके बाद जो भी परिणाम सामने आए उन्हें सही मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लूटो ने सब नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था और एक जैसी परीक्षा प्रणाली निर्धारित की। फिर कौन दार्शनिक बनकर शासन करता है और कौन सैनिक बनकर संरक्षक वर्ग में स्थान लेता है, कौन व्यापारी बनकर शासित रह जाता है, यह विवाद का विषय नहीं रह जाता। फल सापेक्ष दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत किसी व्यवस्था की जांच करने के लिए उसके परिणामों को अपेक्षित लक्ष्य से मिलाकर देखते हैं। यदि परिणाम संतोषजनक न हो तो हम निर्धारित प्रक्रिया में उपयुक्त समायोजन करने के से संकोच नहीं करते। उदाहरण के लिए उपयोगितावाद के अंतर्गत किसी कर्म के मूल्यांकन के लिए अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का मानदंड अपनाया जाता है। इसकी जांच करने के लिए कर्म के परिणाम पर विचार किया जाता है और उसके उद्देश्य का ध्येय पर विचार नहीं किया जाता। संश्लेषणात्मक उपागम। संश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत गौरव ग्रंथ के पाठ से जुड़े सभी तत्वों की सारी प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया जाता है और उसमें ऐसे तत्व की तलाश की जाती है जो देश देशांतर युग युगांतर के लिए समान रूप से मान्य हो। फिर हमारी वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए उसमें संदेश की पहचान की जाती हो। किसी विचारधारा का अनुयायी अपना अध्ययन शुरू करने से पहले यह निर्णय कर लेता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम है। फिर उसे उचित ठहराने के लिए तरह तरह के तर्क ढूंढता है। लेकिन राजनीतिक दर्शन का विद्यार्थी खुले मन से यह पता लगाने की कोशिश करता है कि मानव जीवन के लिए कौन सी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था उपयुक्त या उत्तम होगी। इस बारे में कार्ल मेनहाइम ने कहा है, जो विचार वर्तमान व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं और उसकी जगह और कोई नई आदर्श व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें मेनहाइम ने कल्पना लोक की संज्ञा दी है। विचारधारा की कल्पना लोक भी मिथ्या चेतना को व्यक्त करता है, क्योंकि वह किसी स्वर्णिम भविष्य का मिथ्या स्वप्न दिखाता है जिसे यथार्थ जगत में कभी भी साकार नहीं किया जा सकता। इस मार्क्स ने मानवता के भविष्य के लिए वर्गहीन और राज्यहीन समाज की जो कल्पना दी है वह कल्पना लोक की कोटि में आती है। मेनहाइम के अनुसार वह भी एक तरह की मिथ्या चेतना को व्यक्त करती है। मेनहाइम ने चेतावनी दी कि कहीं ऐसा न हो कि हम विचारधारा की मिथ्या चेतना से बचते बचते कल्पना लोक की मिथ्या चेतना में खो जाएं।
एंड्रयू हेकर ने कहा कि ऐतिहासिक ग्रंथों का सबसे बड़ा गुण यह है कि उनमें व्यक्त सिद्धांत उनके अपने समय और रचनाकार के व्यक्तित्व की सीमाओं को पार कर जाते हैं। संश्लेषणात्मक उपागम ऐतिहासिक उपागम से इसलिए उन्नत है क्योंकि यह राजनीतिक सिद्धांतों को उनके सही ऐतिहासिक संदर्भों में परखने के बाद इनमें छिपे हुए उन तत्वों की पहचान करता है जो राजनीतिक जीवन की चिरंतन समस्याएं हैं, जो रचनाकार के देश, काल और व्यक्तित्व की सीमाओं से परे हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता। राज्य के निर्माण से पहले लोग जिस स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं वह प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। इसमें मनुष्य प्रकृति के भंडार से ही मनचाही वस्तु ले सकता है और समय के साथ जनसंख्या बढ़ जाने पर अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है और मनुष्य को श्रम करने को विवश हो जाते हैं और वह मिलजुल कर राज्य का निर्माण करते हैं ताकि उन्हें अपने अपने श्रम फल की सुरक्षा प्रदान कर सके। यही नागरिक स्वतंत्रता है। कल्पना लोक। ऐसी काल्पनिक व्यवस्था जिसमें सर्वगुण संपन्न होता है और सब और सुख का साम्राज्य रहता है, यह व्यवस्था कल्पना के स्तर पर होती है पर लेकिन व्यवहार के धरातल पर उसे साकार करना संभव नहीं होता। गणतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्तियाँ किसी राजा के हाथों में नहीं होती बल्कि किसी माननीय नागरिक के हाथों में रहती हैं। यह जनसाधारण के जन समर्थन के आधार पर अपना शासन करता है। राजतंत्र। राजतंत्र में शासन की शक्तियाँ किसी मुकुटधारी राजा के हाथों में रहती हैं। वह जनसाधारण से सम्मान का पात्र होता है और उसका कोई विरोध करता है तो राजा अपनी शक्ति से उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देता है। पूर्ण सत्तावाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन असीम सत्ता का प्रयोग करता है, सारे निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी की राय सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होता। संवैधानिक शासन ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के विभिन्न अंगों को सीमित करने की शक्तियां सौंपी जाती हैं। उन्हें यह शक्तियां कुछ कृत्य संपन्न करने के उद्देश्य से सौंपी जाती हैं। यह अपने कर्तव्य के पालन और शक्तियों पर से ही प्रयोग के लिए सत्ता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सर्वाधिकारवाद इसमें राज्य अपने नागरिकों के जीवन के सभी पक्षों को निर्देशित और नियंत्रित करता है। इसमें सामान्य जीवन के किसी लक्ष्य को अनिवार्य मानकर समाज के सारे साधन लक्ष्य की स्थिति में लगा दिए जाते हैं। किसी को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं होता। पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास का वह दौर जिसमें प्राचीन आदर्शों के अनुरूप कला और साहित्य का पुनरुत्थान हुआ। इस कारण 14वीं शताब्दी में इटली में हुआ और बाद में यह विभिन्न रूपों में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, यूरोप तक फैल गया। इसके प्रभाव से मध्ययुगीन दृष्टिकोण में युगांतकारी परिवर्तन आया। यूनानी राजनीति पश्चिमी साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, दर्शन और राजनीति चिंतन के मूल स्रोतों की तलाश के लिए हमें यूनानी इतिहास की ओर मुड़कर देखना होगा। ज्यामिति का मूल प्रवर्तक यूक्लिड 3री शताब्दी ईसा पूर्व यूनान में पैदा हुआ था। ज्यामिति की तर्क प्रणाली से वैज्ञानिक चिंतन के विकास में बहुत सहायता मिली है। जो राजनीतिक प्रश्न आज भी मानव जाति के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के युग की ओर लौटना पड़ेगा। उदाहरण के लिए तर्क, बुद्धि, सत्ता, न्याय और विधि के शासन की समस्याओं की जितनी गहरी छानबीन यूनानी इतिहास में की गई है उतनी और कहीं भी नहीं की गई। राजनीति के अंग्रेजी पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है
पोलिस यूनानी नगर था। प्राचीन यूनानी जगत में छोटे छोटे नगरों का समूह था जो यूनान की घाटियों और उनके निकटवर्ती तट प्रदेश एवं द्वीप समूह तक फैले थे। वहाँ पर्वतों, घने जंगलों और समुद्रों ने भूमि को ऐसी अनेक घाटियों और द्वीपों में बांट रखा था जिनकी रक्षा करना सरल था, लेकिन समुद्री मार्ग से ही आपस में जुड़े हुए थे। इन नगरों का जीवन एक ही समाज व्यवस्था में जन्मा था। इनकी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं बहुत कुछ एक जैसी थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न नगर स्वाधीन थे। कुछ नगरों ने अपने पड़ोसियों पर धाक स्थापित करने के विचार से कुछ समय के लिए अपने सह संबंध अवश्य बनाए। यूनानी महाकवि होमर के ज़माने में 700 ईसा पूर्व से कुछ पहले तक राजतंत्र की संस्था इन नगर राज्यों के राजनीतिक संगठन की मुख्य प्रणाली थी। 700 ईसा पूर्वी तक आते आते यहाँ अधिकांश नगरों में गुटतंत्र का नियंत्रण स्थापित हो गया। इन गुटतंत्रों में अपने अपने नगर की प्रमुख जातियों और जनजातियों के सरदार सम्मिलित थे। आगे चलकर इन गुटतंत्रों में आपसी झगड़े पैदा हो गए और 500 ईसा पूर्व तक आते आते उनकी जगह तानाशाहों की तूती बोलने लगी। शुरू में ये शासक जनसाधारण के हितैषी थे, लेकिन बाद में वे अत्यंत भ्रष्ट और अत्याचारी हो गए। अधिकांश नगरों में जनसाधारण ने अभिजात वर्ग के साथ मिलकर एक एक करके इन तानाशाहों की छुट्टी कर दी और उनकी जगह अभिजात तंत्र स्थापित कर दिए गए। बाद में कई जगह अभिजात तंत्रों का हटाकर लोकतंत्र स्थापित किए गए। इस सारी उथल पुथल की पृष्ठभूमि 500 ईसा पूर्वी के आसपास यूनानी राजनीति चिंतन को पनपने का अवसर मिला। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में दो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे, स्पार्टा और एथेंस। इनमें परस्पर प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। स्पार्टा के लोगों का सामाजिक जीवन कठोर अनुशासन से बंधा था और वहाँ सैन्य बलों की प्रधानता थी। उन्होंने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं किया। स्पार्टा मैदानी इलाके में बसा था और वहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। दूसरी ओर एथेंस समुद्र के किनारे बसा था। इसकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी। एथेंस की आबादी में वहाँ के नागरिकों के अलावा वहाँ रहने वाले अन्य देशी और दास सम्मिलित थे। आबादी के 2/3 से ज़्यादा लोग दास थे जिन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। एथेंस में लोकतंत्र प्रचलित था, लेकिन वहाँ राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों या स्वतंत्र जनों को ही मिला हुआ था। इनमें स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। यहाँ के लोगों के जीवन में अनुशासन का नितांत अभाव था। राजनीति प्रतिस्पर्धा में स्वार्थी तत्वों का बोलबाला था। सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिक यहीं जन्मे, जिन्होंने राजनीति से जुड़ी समस्याओं पर चिंतन मनन करके राज्य के उद्धार का रास्ता दिखाया। ये विचारक स्पार्टा के में प्रचलित संस्थाओं और वहाँ के अनुशासन के से अत्यंत प्रभावित हुए। प्लेटो के आदर्श राज्य की संकल्पना इसी छाप पर स्पष्ट दिखाई देती है। यूनानी लोगों की मुख्य अभिरुचि दर्शन शास्त्र में थी। इसके अंतर्गत वे सृष्टि को नियंत्रित करने वाले नियमों का पता लगाना चाहते थे। एक पुराने यूनानी दार्शनिक ने तो यहाँ तक कहा कि यदि उसे सृष्टि के कारण मूलक नियमों का पता लगाने का अवसर मिले तो इसके बदले वह फारस का सम्राट बनने के प्रस्ताव को ठुकरा देगा। यूनानी लोग सृष्टि को सृजनात्मक तर्क बुद्धि की रचना मानते थे, लेकिन इसके सही ज्ञान के लिए इसको नियंत्रित करने वाले नियम का पता लगाने के लिए आतुर रहते थे। शुरू में उन्होंने बाहरी जगत के विश्लेषण पर ध्यान दिया, लेकिन 5वीं शताब्दी पूर्व तक आते आते उनके मन में स्वयं मनुष्य की प्रकृति के प्रति जिज्ञासा पैदा हो गई और उन्हें अपनी अपनी संस्कृति और बर्बर जातियों की संस्कृति में अंतर दिखाई देने लगे। उन्होंने इस अंतर के कारणों को विचार करना शुरू कर दिया। अपनी धार्मिक आस्था और देवी देवताओं की अनोखी कथाओं से प्रेरित होकर यूनानी लोग अपनी नियति के बारे में निडर हो गए। उनके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा हो गया कि मनुष्य स्वयं अपने समाज को मनचाहा और सर्वोत्तम रूप दे सकता है।
इसलिए उनकी बौद्धिक इच्छा, जिज्ञासा और अन्वेषण वृत्ति के क्षेत्र में की कोई सीमा नहीं रही। यूनानियों ने यह अनुभव किया कि प्रकृति ने मनुष्य को जिन शक्तियों से संपन्न बनाया है वे उसे उनका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। उसे प्रकृति ने जो क्षमताएं प्रदान करी हैं उन्हें विकसित करना भी उसका कर्तव्य है। प्राचीन यूनानी यह मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। तभी अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। जो मनुष्य राज्य के बगैर रह सकता हो वह या तो देवता होगा या पशु होगा। राज्य जो मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है, स्वयं प्रकृति की रचना है। राज्य एक सजीव प्राणी के समान है। भिन्न भिन्न मनुष्य इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों के समान हैं। राज्य के हित और भिन्न भिन्न मनुष्यों के हितों के कोई अंतर्विरोध नहीं संभव नहीं है। जहाँ तत्कालीन प्राचीन देशों में मिस्र, बेबीलोनिया, असीरिया और फारस में कानून और राज्य की आज्ञाओं के पालन का अर्थ था एक बाहरी शक्ति की अधीनता स्वीकार करना, वहाँ यूनानियों की दृष्टि में इसका अभिप्राय था अपनी उच्चतर आत्मा के प्रति आत्मसमर्पण की भावना। क्योंकि यूनानी चिंतन के अंतर्गत मनुष्य को राज्य का अभिन्न अंग माना जाता था, इसलिए उससे राज्य की गतिविधियों में सक्रिय भागिता की आशा की जाती थी। लेकिन यूनान में छोटे छोटे आत्मनिर्भर नगर राज्यों के वातावरण में ऐसा संभव भी था कि वहाँ सारे नागरिक विशेषतः स्वतंत्र जन एक दूसरे से परिचित होते थे और वे समय समय पर एकत्रित होकर अपने नगर के बारे में सार्वजनिक निर्णय कर सकते थे। इन परिस्थितियों में वहाँ लोकतंत्र के विचार को कार्य रूप देने का अवसर पैदा हो गया। यूनानियों की दृष्टि में व्यक्ति और राज्य के उद्देश्य एक थे, इसलिए निजी और सार्वजनिक मामलों के बीच विभाजन रेखा खींचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यूनानी लोकतंत्र ने जनसाधारण को सरकार के निर्माण का अधिकार देकर राजनीतिक अधिकार के विचारों को बढ़ावा दिया, लेकिन उसने राज्य की सत्ता के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की कोई मान्यता नहीं दी। उसमें नागरिक अधिकारों के विचार की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्राचीन यूनानियों के कानून प्रचलित परंपराओं पर आधारित थे। वहाँ यह विचार बिल्कुल नहीं बना पाया कि किसी कानून की इच्छा की अभिव्यक्ति है वह या वह राज्य के विधायी का विचारधारा का परिणाम है। एथेंस में लोकतंत्र की पूर्ण उत्कर्ष के दिनों में भी नए कानून के निर्माण की संभावना बहुत कम थी। अगर यूनान के लोग यह मानने लगे कि कानून प्रकृति का अभिन्न अंग है, वह तर्क बुद्धि की सहायता से उसका पता तो लगा सकते हैं, लेकिन लोग अपनी इच्छा से उसे बदल नहीं सकते। राज्य का कार्य कानून का प्रयोग करना है, उसका सृजन करना नहीं। यूनानी राजनीति में सोफिस्टों की भूमिका। 5वीं शताब्दी में एथेंस में लोकतंत्र का उद्भव हुआ, उससे स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। इसी दौर में पुराने भूस्वामी, अभिजात वर्ग और नए व्यापार कुशल संपन्न वर्ग के बीच प्रतिद्वंद्विता चल पड़ी। इस स्थिति में लोकमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए वाद विवाद का रास्ता खुल गया। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे वैतनिक शिक्षकों का समूह अस्तित्व में आया जो धनवान लोगों को राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते थे। सोफिस्ट एक प्रकार का शिक्षक व्यवसाय था। इन लोगों का काम करने का तरीका एक जैसा था, लेकिन विचार एक जैसे नहीं थे। इनमें प्रोटागोरस, प्राडिकस आदि थे। कुछ लोग सुकरात को भी सोफिस्टों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण सही नहीं है। सुकरात अपने शिष्यों से कोई शुल्क या वेतन नहीं लेता था। सुकरात का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण करना था।
जबकि सोफिस्ट लोग कुतर्क या कूट तर्क की सहायता से दूसरों को वश में करने की कला सिखाते थे। इनका दावा था कि न तो कोई विश्वसनीय सत्य होता है और न ही न्याय के कोई अमूर्त सिद्धांत होते हैं। प्रोटागस कहता है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। यह विचार सोफिस्टों के सामान्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विचारों के अनुसार यह निर्णय करने की योग्यता रखता है कि क्या सही है क्या नहीं। अतः मनुष्य के व्यवहार के लिए या शासन संचालन के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते। ऐसे विचार रखकर सोफिस्टों ने प्रकृति के तार्किक आधार को चुनौती दी, जो यूनानी दर्शन और नीति शास्त्र का मूल सिद्धांत था। सोफिस्टों ने अपने विचार अपने समकालीन यूनानी चिंतन से हटकर रखे। सोफिस्टों का कहना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होते हैं और उनकी शक्तियां बराबर नहीं होती। राजनीतिक सत्ता दूसरों को विवश करने की शक्ति पर आश्रित है। राजनीति के अंतर्गत या तो बलशाली लोग मिलकर निर्बल लोगों के दमन की तरकीब करते हैं या निर्बल लोग बलशाली लोगों से अपनी रक्षा के लिए अपना संगठन बनाते हैं। इस लाठी उसकी भैंस वाले नियम में विश्वास करते हैं। सोफिस्टों का विचार था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है और राज्य भी प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि कृत्रिम संस्था है। इसका निर्माण स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। सोफिस्ट लोग व्यक्तिवाद के सर्वप्रथम शिक्षक थे और उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि राज्य सामाजिक समझौते पर आधारित है। कानून और नैतिकता में अंतर करते हुए यह तर्क दिया कि कानून मनुष्यों को तर्क बुद्धि के विरुद्ध चलने के लिए विवश करता है। इस तरह प्राचीन यूनान में प्रचलित मत या मान्य विचारधारा के विरुद्ध तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करने की पूरी स्वतंत्रता थी। यह बात महत्वपूर्ण है कि प्लूटो ने अपनी मुख्य पुस्तकों में जो संवाद की शैली लिखी है, प्रसिद्ध सोफिस्टों के विविध तर्कों के सामने रखकर उन्हें काटने की कोशिश की। यूनान के राजनीतिक दर्शनों में सुकरात, प्लूटो, अरस्तु के नाम विश्वविख्यात हैं।